गुड इवनिंग दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ आपके लिए लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। आपको याद होगा कि उस दिन हम लोग इस चैप्टर को एक सेकंड में देखो, साउंड आ रहा है यार। हाँ, उस दिन हम लोग इस चैप्टर को आधा पढ़ लिए थे। हमने नेशनल इमरजेंसी देख लिया था, हमने स्टेट इमरजेंसी के अंदर हम देख रहे थे, थोड़ा सा देखा था। तो आज स्टेट इमरजेंसी थोड़ा सा देखा था और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, दोनों को आज देख करके इस चैप्टर को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो उस दिन हम लोगों ने कुछ बातें की थी, और वो बातें क्या थी? वो बातें थी कि स्टेट इमरजेंसी कैसे लगता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ भी है क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, है ना। दो आर्टिकल है स्टेट इमरजेंसी को लगाने के लिए, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। दैट इज आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। 356 कहता है कि अगर गवर्नर को, प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता है, तो वो गवर्नर से रिपोर्ट दे या उसके बिना भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या 365, अगर स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए किसी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में फेल करता है, देन ऑल्सो द कंडीशन इज राइट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब इसी से आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डील कर दी थी। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल जो है उसके विषय में, कि नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने लक्ष्मीकांत की स्नैपशॉट लगा रखी है ताकि कोई पॉइंट छूटे ना, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ बात हो रही है वो ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है कब वो लगता है। नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लगता है, प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत लगता है। नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? जब कोई वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या कोई आर्म रिबेलियन हो, या उसका खतरा हो। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 356 एंड 365। नेक्स्ट, जो जब किसी स्टेट, मतलब पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और लेजिस्लेचर दोनों ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का, और सेंटर को कंकरेंट पावर मिल जाता है। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट सेंटर लॉ प्रिवेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो डिसमिस्ड होता है, और स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, जैसे विधानसभा, वो या तो डिसमिस्ड होगा, या फिर सस्पेंडेड होगा, या फिर डिसॉल्व होगा, है ना। या तो डिसॉल्व होगा या सस्पेंडेड होगा। उस केस में प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको सारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है, और वो गवर्नर को जनरली, और भी किसी को कर सकता है, पर जनरली वो गवर्नर को ऑथोराइज करता है फंक्शन करने को। तभी मैं उस दिन कह रहा था कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इट इज द गवर्नर हु ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल कस्टोडियन ऑफ द स्टेट। और स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाता है? पार्लियामेंट कानून बनाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों फंक्शन सेंटर को मिल जाता है। तीसरी चीज, जब नेशनल इमरजेंसी है देश में, तो पार्लियामेंट जो होता है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाता है, लेकिन वो खुद बना सकता है, ये पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पार्लियामेंट खुद कानून बना सकता है, इट कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू समवन एल्स। लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी है, दैट इज यू कैन से आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू है, तो पार्लियामेंट खुद भी कानून बना सकता है, और वो इस पावर को डेलीगेट कर सकता है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने को प्रेसिडेंट को, या किसी और अथॉरिटी को जो कि प्रेसिडेंट ऑथोराइज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, जनरली प्रेसिडेंट ही अभी तक देखा गया है वो कानून बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी और को भी ऑथराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी को आपको पता है पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए 6-6 महीने पर, और वो 6-6 महीने पर अगर आप कर रहे हैं तो इंडेफिनेटली रन कर सकता है। लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज प्रेसिडेंट रूल, ये डिफरेंस नंबर 4 देखिए। आपको पता है मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही रन कर सकते हो, और उसमें भी 1 साल बाद वो तभी एक्सटेंड किया जा सकता है पीरियोडिक अप्रूवल के बाद, जब दो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज हो। पहला सर्कमस्टेंसेज कि इलेक्शन कमीशन हाथ खड़ा दे कि कर दे कि भाई उस स्टेट में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये हो जाए कि
जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल तक, लेकिन 1 साल के बाद वो तभी एक्सटेंड किया जा सकता है जो सर्कमस्टेंसेज नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हो। क्या क्या एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज है? पहला कि जो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली बिल्कुल हाथ खड़ा कर दे कि भाई अब चुनाव, हम अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर चुनाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक। और दूसरा, दूसरा किस सिचुएशन में किया जा सकता है? एक सेकंड, ये ऊपर चला गया, सॉरी। दूसरा इस सिचुएशन में किया जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी हो देश के किसी हिस्से में, ठीक है, या पूरे देश में, ये दो सिचुएशन हो। तो दोनों ही सिचुएशन में कि नहीं किया जाए, कौन कौन से दो कंडीशन? पहला कि इलेक्शन कमीशन ये हाथ खड़ा कर दे कि भैया हम चुनाव नहीं करा सकते, वहां कंडीशन ऐसी है। दूसरा कि देश, पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी हो, या स्टेट, पूरे उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी हो, या उस स्टेट के किसी हिस्से में, उसी स्टेट के किसी और के स्टेट में नहीं। ठीक है, वही यहाँ लिखा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये दो कंडीशन हो तो ठीक है, वरना 3 साल से तक मैक्स, 1 साल के बाद तभी एक्सटेंड किया जा सकता है, और मैक्सिमम 3 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू है तो सेंटर का जो फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो मॉडिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ, नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ, पूरे हर स्टेट के साथ। ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, लेटर से बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा, तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ तीनों उसी पर्टिकुलर स्टेट से वो मॉडिफिकेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको 1 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए, जो स्टेट इमरजेंसी है उसको 2 महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए। कॉमन चीज है कि दोनों में, कॉमन भी यूपीएससी पूछ लेता है, मेंस में कई बार पूछा था, दोनों ही को पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए। दूसरा, जो नेशनल इमरजेंसी है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है अप्रूवल, जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज प्रेसिडेंट, वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है, प्रेसिडेंट रूल में कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होता है। फंडामेंटल राइट कैसे इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी में? हमने आर्टिकल 358 359 डिटेल में पिछली बार पढ़ा। ठीक है, रिवोकेशन की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट को दोनों ही केस में रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, नेशनल में इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए कोई रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन के थ्रू भी रिवोक किया जा सकता है अगर लोकसभा पास करता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में जो स्टेट में इमरजेंसी होती है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का फॉर रिवोकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ध्यान रखने का, बहुत बारीक क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आप देख रहे हैं यूपीएससी बहुत ही बारीक क्वेश्चंस के अंदर उतरते जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है और प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, ठीक है, कोई कानून बनाता है, तो वो कानून जो है वो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी ऑपरेटिव रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल खत्म होते वो कानून खत्म हो जाएगा, वो ऑपरेटिव होता है कब, तब तक रहता है जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिपील कर दे या मॉडिफाई ना कर दे। ठीक है, याद रखिएगा। अब यूज ऑफ आर्टिकल 356, एक इससे बहुत अच्छी बात बताऊं, जब आर्टिकल 356 दैट इज स्टेट प्रोविजन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इमरजेंसी को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहे थे, तो बहुत ही फियर्स डिबेट हुआ था। उसमें लोगों ने कहा था कि दिस विल बी मिसयूज बाय द सेंटर गवर्नमेंट, अगर कोई राइवल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है स्टेट्स में। तो इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम ये डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिस विल रिमेन अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेड लेटर मतलब ऐसे ही पढ़ा रहेगा, इसे यूज नहीं होगा। लेकिन ग्रैंड ऑस्टिन कहते हैं कि दिस डेडली लेटर, जो डेड लेटर अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर था, वो एक डेडली बॉम्ब बन के उभरा 1967 के बाद। और आप देख सकते हैं, आज भी देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, वो ये चीज, इस प्रोविजन को यूज करके कई एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन पार्टी की बनाई गई है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की है, उसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, किया जाता है। आप महाराष्ट्र में देखिए, गोवा में देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले 19, जब पहली बार केरल में सीपीएम की सरकार बनी, उसको उसने खत्म किया इसको यूज करके, इसका मिस यूज करके। तो ये इसका बहुत ज्यादा मिस यूज होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है एस आर बोमाई जजमेंट। ठीक है, एस आर बोमाई जजमेंट, उस सॉरी, बहुत ही फेमस जजमेंट है, दैट इज एस आर बोमाई जजमेंट। ठीक है, उस एस आर बोमाई जजमेंट के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछा जाता है, इस एसआई बोमाई बोमाई चपचड़, दैट इज एसआर बोमाई केस, मेंस के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकुलरिज्म एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर फीचर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो दैट इज लायबल फॉर द प्रेसिडेंट। और ऐसा हुआ था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी भाजपा की, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और जहां तक मुझे ध्यान है श्री नरसिम्हा राव जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो जैसे ही विवादित ढांचा को गिराया गया, वहां पर तुरंत ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ थ्रेट टू द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया और वहां की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ भी जिक्र है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का। तो एसआर बोमाई केस ने इस केस में जो जजमेंट दिया एपेक्स कोर्ट ने कि सेकुलरिज्म अगर कहीं पर भी खराब होता है, सेकुलर फीचर्स को खतरा है किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का पूरा हक है केंद्र। ठीक है, और ये वही डेड लेटर वाली बात जो मैंने कही वही यहाँ कोट किया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं क्यों लक्ष्मीकांत, कुछ लोग बोले क्यों लक्ष्मीकांत का मैं यहाँ रेफरेंस लेके चलता हूँ, कुछ भी बारीक ना, मैं ये शो करूँ कितना भी बड़ा टीचर हो पॉइंट्स छूट जाएंगे अगर वो बिना किसी रेफरेंस के पढ़ाए। तो साथ में जब लक्ष्मीकांत रहता है तो हम, क्योंकि हम मेनली प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, वहाँ बारीक चीजें नहीं, वहाँ ओपिनियन फॉर्म करना होता है, यहाँ पे बारीक चीजें फॉर्म होनी होती है। तो कोई भी बारीक चीजें ना छूटे, इसके लिए मेरा खुद का जो मैं 8-10 साल से लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ना छूटे, मैं अपने आप को विद्वान दिखाऊं, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक एक चीज ध्यान देते चले। और इस अंडरलाइन को आप पढ़ सकते हैं अगर लक्ष्मीकांत को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक टैंक से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये डेड लेटर वाली बात होगी। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि भाई जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक का स्कोप क्या क्या है। तो देखिए एसआर बोमाई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है प्रेसिडेंट रूल, कि अगर कहीं पर आर्टिकल 356 का यूज किया गया है और आर्टिकल 365 का यूज किया गया है और प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो बिल्कुल वो जो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस चीज को, पहले क्या था 38th अमेंडमेंट एक्ट में, याद रखिएगा 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है, इसने कह दिया था कि वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है प्रेसिडेंट रूल लगाना। ठीक है, नॉन इम्यून कर दिया था इसको। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है, उसको फिर ले आया विद इन जुडिशियल रिव्यू स्कोप, विद इन स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर केंद्र सरकार किसी राज्य के सरकार को भंग करती है यूजिंग आर्टिकल 356 और वहां प्रेसिडेंट रूल लगाती है, तो वो जुडिशियल, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दैट कैन मूव टू द जुडिशियरी फॉर इट्स जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, वही चीज यहाँ किया है, ऐसा बोमाई जजमेंट में कहा गया। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन जो है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट कैन नॉट ग्रो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल, लेकिन कोर्ट ये नहीं देख सकता है कि जो लगाया गया है वो करेक्टनेस की मटेरियल की किस बेसिस पे लगाया गया है, बट वो देख सकता है कि जो एक्सेंट है वो रेलिवेंट है कि नहीं। ये बहुत ही वेग बात है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, और इसी वेगनेस का इस्तेमाल होकर दुरुपयोग होता है कि आप कहें सर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, हम नहीं, ये लाइन ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल, but it can see whether the action is relevant to that, but it is, let's see whether it is relevant to the action or not। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा वेगनेस है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई कहे कि भैया वहां सेकुलरिज्म खतरे में है इसलिए हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो कोर्ट ये नहीं देख सकता है कि सेकुलरिज्म सच में खतरा में है कि नहीं। कोर्ट क्या देखता है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया, क्या सेकुलरिज्म को जो खतरा बताया गया उससे, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये हाईली वेग चीज है, वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्शन गलत है तो इवन स्टेट गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक, ऐसा महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आप देखेंगे जब पहली बार अजीत पवार साहब अपने चाचा से अलग होकर के और सपोर्ट दे दिए थे, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिए थे। ठीक, दूसरी चीज, स्टेट लेजिस्लेचर को आप तुरंत भंग नहीं कर सकते, तभी भंग कर सकते हैं, ये सब एसआर बोमाई जजमेंट के पॉइंट्स हैं, तभी आप भंग से कर सकते हैं जब पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक वो अप्रूवल पार्लियामेंट नहीं दिया है,
जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, जो जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वो सस्पेंडेड मोड में रहता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया, वहां के स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया, नहीं। जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड मोड में रहेगा। सेकुलरिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके बेसिस पर लगाया जा सकता है। अच्छा, कोई ये कहे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो नहीं है, तो यूं ही नहीं आपके कहने से होगा कि आप उसको भंग कर सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस, इसी को कहते हैं फ्लोर टेस्ट, इसी को कहते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट पे वो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगी, नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन फ्लोर टेस्ट पे आप यूं नहीं कह सकते उसके पास नंबर नहीं है, वो फ्लोर टेस्ट पे उसकी जजमेंट होगी। दैट इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्रूव करना होगा कि भाई उनके पास मेजोरिटी है या नहीं है, ठीक है। और एक और था, कहा है जो एसआर बोमाई जजमेंट में एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि ये एक जो प्रेसिडेंट रूल लगाना, दैट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली, ये नहीं कि वहाँ थोड़ी सी बात हो रही हो आप लगा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पॉइंट बताऊँ, लक्ष्मीकांत में नहीं मेंशन है शायद, या होगा भी तो मुझे ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो रहा है कि भाई बहुत क्राइम हो रहा है, इस बेसिस पे हम वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, तो भाई वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझिएगा इस बात, ठीक है। अब केस ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर यूज, ये मैंने आपको बताया ही था कि कितनी बार देश में ऐसा हुआ है, आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी में यहाँ चर्चा है प्रॉपर रूल, कब कब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, कि जनरल इलेक्शंस के बाद किसी को मेजोरिटी ना हो, हंग असेंबली आ जाए, ये सब प्रॉपर यूज है, ठीक है। जो सरकार है उसके पास मेजोरिटी नंबर्स ना हो, ठीक है, और जो अपोजिशन है वो अपनी में वो भी ना सरकार बना पाए, ये भी एक कंडीशन है। दूसरा कि कोई सेंटर के डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को स्टेट इम्प्लीमेंट करने में सक्षम न इम्प्लीमेंट कर पाए, आर्टिकल 365। फिर गवर्नर को ऐसा लगे, या बिना गवर्नमेंट के रिपोर्ट के, या गवर्नर रिपोर्ट दे, दोनों ही केस में अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस स्टेट की सरकार नहीं लग सकती है, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगाना बिल्कुल जायज है, ठीक है। और ये फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द गवर्नमेंट खुद, कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो जाए गवर्नमेंट खुद रिफ्यूज कर जाए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने, वहां पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये सारे जगह हैं जहां प्रेसिडेंट रूल लगाना आर्टिकल 356 का लॉफुल होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह अनलॉफुल भी है, कहाँ कहाँ, जहाँ पे कोई मिनिस्ट्री डिजाइन करता है या मेजोरिटी सपोर्ट लूज कर जाता है, ठीक, और गवर्नर बिना अपोजिट पार्टी को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाए, जो कोलिशन है या कोई भी दावा कर रहा है उसको बिना मौका दे डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दे, तो ये प्रेसिडेंट रूल इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। गवर्नर खुद एसेस कर ले कि भैया इनके पास मेजोरिटी नहीं है और सस्पेंड डिसॉल्व कर दे, वो भी इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। उसे फ्लोर ऑफ द हाउस बेसिस को प्रूव करना हो। कहीं पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। करप्शन के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर बहुत लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और आप बिना वार्निंग किए, फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है और बिना वार्निंग दिए आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जहां जहां इम्प्रॉपर है प्रेसिडेंट रूल लगाना, तो कहाँ प्रॉपर है कहाँ इम्प्रॉपर है, इससे अच्छे खासे प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते आए हैं और बनते रहेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। सेकुलरिज्म में लगाया जा सकता है, लेकिन लॉ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हंग असेंबली है तो पहले गवर्नर का दायित्व है कि वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे। अगर अपोजिशन दावा कर रहा है कि वी हैव द नंबर्स, तो उन्हें मौका दे फ्लोर ऑफ द हाउस पे नंबर को प्रूव करने का, नहीं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता है। कई बार बीजेपी की सरकार आने के बाद यही हुआ, जब जब सरकार के पास नंबर्स नहीं थे तो गवर्नर ने क्या किया कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, without giving invitation or without trying any in an alternative way to form the government, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप देखिए क्या कर सकते हैं, वे ऑफ मेथड, किस बच्चे का मैसेज आ कैसे, आप लेक्चर्स मेरी सुने, माइक्रो नोट्स बनाए, लक्ष्मीकांत को मैंने कहा मैं पीडीएफ डाल दूंगा, हर चैप्टर का डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए पूरी लक्ष्मीकांत पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार दो बार पढ़े, उसका इसकी माइक्रो नोट्स तैयार कर लें। माइक्रो नोट्स आप मेरे लेक्चर को सुने, स्टॉप कर करके लिखते रहे, हर एक बिंदुओं पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आता है देश के अंदर, किस आर्टिकल के तहत है फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, याद रखिएगा। अभी तक इंडिया में
जीरो टाइम्स एक, ये भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आया है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा कब लगाया जाता है? जब लगता है कि देश का फाइनेंस बहुत ज़्यादा खतरे में है, या देश का जो फाइनेंस है, देश की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है। कौन करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। और आपको भी पता है प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे वर्क करता है। और कब लगाता है? जब प्रेसिडेंट फील्स दैट the financial stability and financial credibility of India is being threatened, ठीक है। इसके अलावा जो ये था कि पहले 38 अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको ले आया अंडर जुडिशियल रिव्यू। भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना ये भी जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट उसको देख सकता है कि सही है या गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के अप्रूवल कैसी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अप्रूवल कैसे होता है। तो पहली बात याद रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए अप्रूवल। अच्छा, बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का। फिर वही बात, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो मीनवाइल राज्यसभा को अप्रूवल दे देना पड़ेगा। और लोकसभा का जब न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होता है उसके 30 दिन के अंदर उसको अप्रूवल होना चाहिए, वरना फाइनेंशियल इमरजेंसी विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, जो ये होता है मैंने आपको बता दिया सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दैट विल सीज टू एग्जिस्ट। एक बार अप्रूवल हो गया, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो खींच सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नो रिपीटेड अप्रूवल, जैसे आपने देखा पिछले 2 इमरजेंसी के लिए नो रिपीटेड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। जैसे आपने देखा आर्टिकल 352 एंड 356 के लिए हर 6 महीने पे रिपीटेड अप्रूवल चाहिए बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से। यहाँ पर नो रिपीटेड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, मतलब एक बार अप्रूवल हो गया तो वो अनिश्चितकालीन इनडेफिनिट पीरियड तक चल सकता है। सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकते हैं, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिवोक एट एनी टाइम, ठीक है। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, रिवोकेशन के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको पता है इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है जब भी कहीं देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल एक्सटेंड कर सकता है स्टेट को कि वो कैनॉन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मेंटेन करे, मतलब खर्च बिल्कुल जुडिशियसली करे, ठीक है। दूसरी चीज, सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। स्टेट के सारे रिजर्वेशन ऑफ ऑल द मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट कोई भी मनी बिल पास करता है उसको कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर दे सकते हैं। सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है और क्लासेस ऑफ पर्संस, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पर्संस और एनी पर्सन सर्विंग फॉर यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी को किया जा सकता है। समझिए, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है तो सभी की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, चाहे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर प्रकार के यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। एक चीज। दूसरी चीज कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, जो भी पास किया होता है, ठीक है, स्टेट द्वारा, वो सभी को क्या क्या किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर को कि प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर करेंगे। और सेंटर कुछ भी डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को, एंड स्टेट मस्ट कंप्लाई। एंड सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को टू ऑब्जर्व कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। इसका मतलब कि भैया आप जुडिशियसली पैसे को खर्च करें, ठीक है। इस फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी बहुत हेवी क्रिटिसिज्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ये कहा गया था कि इसने इट हैज रिड्यूस द स्टेट टू म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर आप पूछे माय ओपिनियन तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि भाई देश की जब सेंटर गाइडेंस दे सकता है, जब और देना भी चाहिए अगर देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खतरे में है तो। जब ये बात उठाया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि ये कुछ नया नहीं है,
ये सब चीज आप कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में, है ना। आपसे पूछ सकता है कि डू यू थिंक दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड व्हाई नॉट, एक्सप्लेन। आप लिख सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन करते समय कि हाउएवर Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly debate said that it is not a new development in the Constitution of India. Similar provisions are in the National Recovery Act in 1933 in the United States Constitution. तो नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 यूनाइटेड स्टेट में कब आया था, जब वो जूझ रहा था जीडी से, ग्रेट डिप्रेशन से। ठीक, क्रिटिसिज्म है, इसको आप लोग मेंस में भी देख सकते हैं, मेंस के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस पर एक तरह का अटैक है। ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, ओवरऑल इमरजेंसी की बात करें तो बहुत कम देश है जहाँ ऐसी कोई प्रोविजंस है। फेडरल के ऊपर अटैक है, यूनिटरी स्पिरिट, फेडरल स्पिरिट के ऊपर अटैक है, यूनिटरी कैरेक्टर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का। प्रेसिडेंट, एक ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास इमेंस पावर हो जाता है एंड ही माइट बिकम डिक्टेटोरियल। फिर कहा जाता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, या यूं कहें इट रिड्यूसेस द स्टेट टू अ म्युनिसिपैलिटी। फिर चूंकि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता है, तो फंडामेंटल राइट, दीज आर द बेसिक, यू कैन से, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था डिबेट में कि फंडामेंटल राइट्स आर those basic rights, those basic fundamental rights that is required for the full development of an individual, पर उस वो भी छीन लिया जाता है, या यूं कहें कि आदमी को कोर्ट जाना रोक बंद हो जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल और यू कैन से द कन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होता हो जाता है। ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब क्रिटिसिज्म है, ये मेंस के लेक्चर में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप देख सकते हैं मिसयूज के कुछ पॉइंट्स मैंने येलो से अंडरलाइन किए। प्रोविजंस ध्यान रखिएगा, जैसे सारे प्रोविजंस नहीं याद करने, कुछ प्रोविजन 352, 356, 365 इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 360, 358, 359 ये सब होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट भी है मेंस के आंसर में कोट करने। ठीक है, और ये सब चीज आप रट सकते हैं मेंस के आंसर कोट में। टी कृष्णाचारी वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी, सेड he was one of the members of drafting committee, जो 7 मेंबर थे उसमें थे, कि it will convert president and the center into dictatorship। ठीक है, नेक्स्ट जो समर्थन में थे वो क्या कहते थे कि these are the very life breath of the Indian constitution। ठीक है, कि these are the safety valve of the Indian constitution। इस तरह से आप ये सब एक आध ओपिनियन अभी से माइक्रो नोट्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ बनाते चलिए, मेंस और प्री दोनों के लिए। लास्ट में एक बार आपका प्री निकलेगा ना, जैसे इस बार अभी प्री का रिजल्ट फ्राइडे को आ रहा है, इतना टाइम नहीं मिलता, यही सब चीज लिखा रहेगा, आप रिवाइज करेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे तो ही आपका अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, मैंने पहली दफा में मेंस निकाला, थोड़े से नंबर से इंटरव्यू कम रह गए, ओनली 150 आई रिसीव्ड इन इंटरव्यू, वरना पार ही था मेरा इस बार। जो भी है उस पर रोगा कोई फायदा नहीं, जिंदगी में देयर आर 1000 बेटर वेज टू लिव दिस लाइफ। लोगों ने मुझे कहा स्टेट सर्विसेज दो, पर मैं अभी उसके पक्ष में नहीं हूँ। जाना तो लवासना था, लवासना नहीं तो कोई स्टेट सर्विस मुझे रास नहीं आए, है ना। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करता हूँ। जितना हो सके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, करीब तबके तक इस चैनल को पहुँचाएं। जो सजेशन हो मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप है 7524962205, ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरा टेलीग्राम है IS थिंक टैंक। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मे बी नेक्स्ट लेक्चर इस बार मेंस का हो। ठीक है, बाय बाय।